गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। हम इसको एक पेपर फॉर्मेट में ना सॉल्व करके एज अ टॉपिक वाइज शुरू कर रहे हैं कि एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पिछले सालों में बने हैं, ठीक है, उनका क्या फॉर्मेट रहा है क्वेश्चंस का और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक तो वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं और प्लस किनके आने की संभावना है या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से उनको भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रिसेंटली बोर्ड एग्जाम्स में आया था। ये बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा है राइट फोर टर्म्स ऑफ द एपी। आपको एपी की फोर टर्म्स लिखनी है। पहली फोर टर्म्स व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, जिसकी पहली टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है डी। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है जैसे कि ए इज इक्वल्स टू -2 और डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको करने से पहले एक सिंपल एक क्वेश्चन उठा लेते हैं पहले। देखिए, जैसे उसने कह दिया ए इज इक्वल्स टू 10 और डी इज इक्वल्स टू दे दिया 5, सपोज कीजिए, और बोल रहा है कि पहली चार टर्म्स निकालिए, पहली फोर टर्म्स निकालिए। तो पहली टर्म तो ए ही होती है, तो ये हो जाएगा पहला टर्म। फिर उसने कहा D5 है, +5 है, मतलब जो अगला वाला टर्म होगा वो इससे 5 यूनिट्स दूर होगा। तो मतलब आपको इसमें ये ऐड कर देना है, अगला टर्म आ जाएगा। 10 + 5 कितना होता है? 15। फिर 15 में D ऐड करते रहिए। 15 + 5 होता है 20, 20 + 5 होता है 25, 25 + 5 होता है कितना? 30। तो ये D ऐड करते रहेंगे आप, सीरीज पूरी बनती जाएगी। जितनी भी टर्म्स पूछे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और ज़्यादा मार्क्स के लिए भी नहीं आने वाला है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए a इज इक्वल्स टू -2 दे दिया, तो पहला टर्म तो हमें पता चल गया कि -2 ही पहला टर्म है और इसमें हम 0 को ऐड करेंगे तो अगला टर्म बनेगा। तो -2 + 0 कितना हो जाता है? -2 ही होगा। तो a हमारे पास था -2, दूसरा टर्म भी आया हमारे पास कितना? -2। तो पहला टर्म हो गया -2, दूसरा टर्म भी हो गया -2, इसमें फिर से 0 ऐड करेंगे तो भी बनेगा -2। तो इस तरह से ये सीरीज बनता जाएगा। हमें 3 टर्म्स ही पूछी थी तो हमने 3 टर्म्स ही निकाली। देख रहे हैं आप? तो आपको क्या करना है, डी ऐड करते रहना है, आपकी पूरी सीरीज बनती जाएगी। ओके, अब वो डी माइनस में हो या प्लस में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको किसी भी जो भी टर्म निकालनी है, जैसे किसी भी टर्म में आप डी ऐड करेंगे तो ठीक अगली वाली टर्म उसकी आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। ये 2022 में भी आया था, 2019 में भी आया था और एक ही फॉर्मेट का क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे दे रहा है। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में आया था, स्टैंडर्ड पेपर का था ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी है और कह रहा है कि एस एन जो है, मतलब सम ऑफ एन टर्म जो है, उसको एक फॉर्मूला बना के दे रहा है कि ये जो इक्वेशन जो इसमें जो n इंटू 4n+1 जो है ये एस एन है और आपको फाइंड करना है ए पी। ए पी फाइंड करनी है आपको, पूरी सीरीज फाइंड करनी है। अब देखिए ऐसा ही सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, ये वाला ये 2019 में आ रखा है। देखिए क्वेश्चन फॉर्मेट वही है, बस ये बदल दिया उन्होंने, ये जो इक्वेशन दिया एस एन का ये बदल दिया। देखिए, इफ द एस एन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस, फाइंड द nth टर्म। आपको nth टर्म फाइंड करना है। यहाँ पर पूरी एपी फाइंड करनी थी, यहाँ पे nth टर्म फाइंड करना था। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n - n²। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है। देखिए तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं और ये प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, तो इसकी हमें अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इसके आने के चांसेस हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे तो ये सम का बन रहा है, ठीक है, एक जगह पे ये एन का भी बनता है कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि nth टर्म है एपी की, यानी कि कुछ इस तरह से दे देगा कि nth टर्म है एपी की 3 + 4n। ठीक है, और आपको पूरी एपी बनानी है, सीरीज बनानी है। ठीक है, और एक इस तरह से भी 9 - 5n, इस तरह से कि nth टर्म का आपको फॉर्मूला बना के दे दिया गया है और आपको पूरी सीरीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक सम वाला फॉर्मूला कर लेते हैं, सम वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसको इसको करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है। देखिए बोल रहा है इफ एन एपी इज एस एन इज इक्वल टू एन इंटू 4n+1। एस एन आपको दे दिया है n इंटू 4n+1। जरा ध्यान से समझेंगे इसे। देखिए एस एन का मतलब क्या होता है बच्चे, पहले एपी में जो टर्म्स आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, उनके बारे में अच्छा आइडिया होना चाहिए आपको। देखिए एस एन का मतलब होता है, इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे S4 लिखा हुआ है, S4 का मतलब होता है सम ऑफ 4 टर्म्स।
सम ऑफ 4 टर्म्स, ये नंबर बताता है कि कितनी टर्म का आपने सम किया है। ये तो एस तो बताता है सम। तो जैसे मान लीजिए कोई एपी है 1 2 3 4 करके एक एपी है। तो अगर मैं इसके 3 टर्म का सम करूँ तो मैं उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा S3 इज इक्वल्स टू, और इनको ऐड कीजिए, 3 2 5 और 1 6, ये आ गया। अगर मुझे 4 टर्म का सम करना हो तो S4 इज इक्वल्स टू 6 4 कितना हो जाएगा 10, ये दिख रहा है आपको इस तरह से। तो वो बोल रहा है कि Sn जो है इस तरह से दे दिया गया है आपको कि एक एपी है जिसमें Sn के लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया है, आपको वो एपी बनानी है। अब देखिए बच्चों, n का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर n की जगह पे 4 3 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ऐसे करके दिया था। और यहाँ पर इस नंबर की जगह पे n दे दिया गया। इसका मतलब होता है कि आप n पे कोई भी वैल्यू रखें, वहां तक की टर्म का सम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं S1 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4, 1 जा 4 और प्लस 1, यह आ जाएगा कितना 1, 4 1 जा 4 प्लस 1, और यह आ जाएगा 4 प्लस 1 5, और 5 1 जा तो 5 ही होता है। यानी S1 का मतलब हो गया कि फर्स्ट टर्म तक का जो सम है वो 5 हो गया। एक और करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे रखता हूँ S4, तो S4 का मतलब क्या है कि n की जगह पे आपने 4 रखना है। तो 4 इंटू 4 और प्लस 1, इसका मतलब है 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 17 4 जा 68। इसका मतलब है ये जो भी एपी वो रही होगी जिसके लिए उसने ये फॉर्मूला बना के दिया हमें, उस एपी में अगर मैं पहली 4 टर्म को ऐड करूं तो 68 आता है। ये है इसका मतलब। वैसे ही अगर मैं इसमें S2 करता हूं, तो S2 करने का मतलब है कि 4 इंटू 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, 9 4 जा 36। यानी S2 पहली 2 टर्म को ऐड करूं तो 36 आता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले में हमने S1 रखा, तो हमारा कितना आया, S1 आया कितना 5, S2 कितना आया 36। अब देखिए S1 का मतलब क्या होता है बच्चे, देखिए अगर मैं एक इस सीरीज में S1 की बात करूं, ये वाला, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो हम कह रहे हैं, ये असल में फर्स्ट टर्म ही तो है। ये तो बोलने का तरीका ऐसा है कि हमें लग रहा है कि फर्स्ट टर्म का सम है, फर्स्ट टर्म का सम केवल फर्स्ट टर्म ही तो होगा। आप देखिए अगर मैं कह रहा हूं कि ये पहली टर्म का एडिशन है, और ये कह ही नहीं रहा हूं कि पहली टर्म किसके साथ ऐड हो रही है। अगर पहली टर्म दूसरे के साथ ऐड हो तब तो हम बोलेंगे कि वहां पे दो दो यूनिट्स शामिल हो रही हैं। लेकिन जब मैं केवल ये कह रहा हूं कि पहली टर्म का सम, तो पहली टर्म का सम मतलब पहली टर्म ही तो होगा। तो अगर मैं यहाँ पे S1 दे रहा हूँ, S1 लिख रहा हूँ, तो S1 का मतलब कि यही तो A होने वाला है। S1 का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोलिए आप या फर्स्ट टर्म बोलिए, ए बोलिए, एक ही बात है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूंगा कि S3, तो S3 का मतलब तो ये हो जाएगा कि पहली 3 टर्म को ऐड करके आया होगा आंसर। तो उसमें फर्स्ट टर्म भी शामिल होगी, सेकंड भी होगी, थर्ड भी होगी। तो हमें नहीं पता चल सकता वहां से कि पहली क्या होगी दूसरी क्या होगी। लेकिन जब मैं S1 कह रहा हूं, तो S1 का मतलब तो ये होगा कि पहली ही टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसमें और कोई शामिल ही नहीं है। S1 का मतलब पहला ही टर्म शामिल है और पहले के अलावा कोई शामिल नहीं है। तो इसका मतलब S1 का वैल्यू ही A का वैल्यू होगा। ठीक है, अब S2 का वैल्यू देखिए। S2 का मतलब होगा कि इसमें पहला और दूसरा शामिल है। तो इस 36 में मतलब ये 5 भी शामिल होगा ना। तो अगर मैं इस 36 से 5 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास वैल्यू कितना आएगा 31। तो जो S2 होगा असल में उसमें A1 प्लस A2 मौजूद होगा। यही तो होगा भाई। S2 का मतलब क्या होगा, इसमें पहला टर्म का वैल्यू और दूसरे टर्म का वैल्यू दोनों ऐड होगा। तो पहला टर्म S2 मुझे मिल गया कितना आया 36, और A1 मेरे पास कितना था 5। तो A2 मेरे पास आ जाएगा ना कितना, A2 कितना आ जाएगा 36। तो ये तो आपको फॉर्मेट में बताया कि कैसे करना है इसको। आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि 36 से आपने जैसे ही पहले वाले टर्म को बाहर निकाला तो दूसरे वाले टर्म का ही तो वैल्यू आएगा। तो ये बन गया हमारा S2 36, और S2 से हमने निकाला A2 कितना 31। A2 हमने कितना निकाला 31। तो A आ गया हमारे पास 5, जिसे आप A1 भी कह सकते हैं, और A2 हमारे पास आ गया कितना 31। और इस तरह से हम पूरी सीरीज बना सकते हैं। अब आप देखिए पहला टर्म हमें मिल गया 5, दूसरा टर्म हमें मिल गया 31, और आपको पता है डी कैसे निकालते हैं, किसी भी टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस कर दीजिए, डी आ जाता है। तो 31 से आप 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी डी तो हमारा आएगा कितना 26। 31 माइनस 5 होता है 26। तो डी का वैल्यू आ गया हमारा कितना 26। तो मतलब डिफरेंस जो है इन सब में कितने का है 26 का। तो अगली वाली टर्म में भी 26 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 31 प्लस 26 कितना होता है, 6 प्लस 1 7 और 3 प्लस 2 5।
तो अगला टर्म हो जाएगा हमारा 57। बस 3 टर्म काफ़ी है। तो उसने एपी निकालने के लिए कहा था, तो हमारी एपी क्या बन गई 5, 31, 57 और इसमें 26 का डिफरेंस लगा देंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और लगातार ही पूछा गया है, तो इसकी आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे इसमें देखिए, ये यहाँ पे कह रहा है कि एस एन दे रखा है, इसका सेकंड पार्ट करते देखिए। एस एन का वैल्यू दे दिया आपको कितना, 3n² माइनस 4n। ठीक है, और बोल रहा है आपको कि फाइंड nth टर्म। nth टर्म फाइंड कीजिए। फिर से वही रखेंगे हम लोग, n का वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन अलग अलग रखेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर S1 रखता हूँ, तो S1 का मतलब 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 3 1 सा 3 माइनस 4 कितना आ गया, -1। तो S1 ही क्या होता है, A1, या जिसको आप A भी कह लेते हो, यानी फर्स्ट टर्म हमारा आ चुका है कितना, -1। -1 हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। अब हम S2 रखेंगे, तो n की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 4 टू ज़ा 8, तो 3 4 ज़ा हो जाएगा 12 माइनस 8, तो 12 माइनस 8 कितना होता है 4। तो जो ये जो 4 आया बच्चे, ये टर्म नहीं आया। आप जल्दी जल्दी में कहीं ऐसा नहीं कि 1 के बाद सीधा आप 4 रख देंगे, तो चाहे तो आप चेक करके भी रख लीजिए। देखिए, आप अगर बाई चांस ऐसा करते हैं तो एक चीज़ से आप उस गलती को भी पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि क्या गलत हो गया। देखिए, अगर मान लीजिए मैं S1 की जगह पे -1 रख देता हूँ, ठीक है, मतलब पहला टर्म मैंने मान लिया इसको, इसमें तो कोई गलती नहीं होगी। लेकिन सपोज कीजिए जैसे ही S2 आया, आपने उसको रख दिया 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आपने S3 रखा, देखिए S3 का वैल्यू निकाला आपने, और 3 का स्क्वायर हो गया -4 इंटू 3, और आपने निकाला 3 इंटू 9 माइनस 4 3 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 27 में से 12 गया तो कितना बचता है 15। अब आपने रख दिया दूसरा 15, क्योंकि आपको लग रहा है यही टर्म्स है, आपने जल्दी जल्दी में रख दिया। अब आप खुद ही देखिए, 1 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, और 4 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस ही बदल गया, तो ये एपी बन ही नहीं सकता। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि यार ये तो एपी बन ही नहीं रहा, इसमें डिफरेंस तो एक जैसा आ ही नहीं रहा, तो मतलब कहीं गड़बड़ हो गई। फिर आप ध्यान से देखेंगे कि ये S2 आया था, A2 नहीं आया था। और S2 क्या का मतलब क्या है कि इसमें पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों का वैल्यू शामिल है। समझ गए आप कि ये जो S2 आया, ये तो पहली और दूसरी टर्म का सम आया है। तो आप इसको दूसरी टर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से पहली टर्म हटा देंगे। तो S2 का मतलब क्या होता है, A1 प्लस A2, और S2 का वैल्यू हमारे आया 4, A1 की वैल्यू थी -1, और प्लस A2 में फाइंड कर रहे हैं। 1 इधर जाएगा तो 4 माइनस -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 हो जाएगा 5, ये आ जाएगा आपका A2 का वैल्यू। समझ गए आप, तो A2 हमारा आ गया 5। ठीक है, अब उसी तरह से A3 कैसे निकालेंगे, कि S3 का जो वैल्यू होगा वो A1 प्लस A2 प्लस A3 तो होगा। S3 का वैल्यू हो गया हमारा 15, इसमें A1 कितना था -1, प्लस A2 कितना था 5, और प्लस A3 आपको निकालना है, तो कितना आ गया 15 नहीं था, तो 15 माइनस 4 कितना हो गया 11, तो ये आ गया A3। ठीक है, तो ये आ गया 11। अब आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, देखिए -1 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 6 यूनिट्स का। जब आप इसमें वही डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किसी भी टर्म से उसकी पिछली टर्म को माइनस कीजिए, तो 5 माइनस -1, तो 5 + 1 = 6, 6 का डिफरेंस है। और यहाँ पर देखिए 5 और 6 11, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है। तो यानी ये वाली सीरीज अब हमारी सही बन रही है। ठीक है, पहली वाली में आपको गड़बड़ पता चल गई होगी। तो इस तरह से हम उस सीरीज को बनाएंगे। अब उसने हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे पूछा कि आपको nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म कैसे निकालेंगे, हमारे पास यहाँ पे देखिए a आ गया, a कितना आ गया -1, d कितना आ गया +6, और हमें nth टर्म निकालना है। तो nth का मतलब होता है an का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब उसने में n नहीं दिया क्वेश्चन में, ये नहीं बोला है कि n का वो वैल्यू रखिए, n का मतलब कि वो नंबर रखिए, नहीं, उसने बोला n की जगह पे n ही रखिए, तो हम n ही रखेंगे। a का वैल्यू कितना है -1 प्लस n -1, और d की जगह पे कितना है 6, तो ए एन आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस 6n-6, तो ए एन का वैल्यू आ जाएगा 6n माइनस माइनस प्लस और 7, ये आ गया हमारा nth टर्म का वैल्यू। ठीक है, यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि फाइंड द nth टर्म। तो क्वेश्चन देखिए, nth टर्म पूछे, सीरीज पूछे, किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्वेश्चन का जो बेसिक फॉर्मेट है वो सबका एक ही जैसा है कि आपको सम के लिए एक
इक्वेशन दे दी गई है एस एन की, एक्सप्रेशन दे दी गई है देखिए एस एन के लिए, और आपको उसमें वैल्यू रखना है और उसमें से 1 2 3 रख के फिर जो सम आएगा उसमें से टर्म्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। अब जैसे इसी में एक सम ऑफ एन टर्म्स 4n माइनस एन स्क्वायर, तो इसमें आपको 1 2 3 करके ऐसे ही रखना है, अलग अलग उनको निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और मैं आपको इसमें जो एक और टाइप जो बनता है वो बनता है ए एन का। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखिए पिछला जो क्वेश्चन था वो सम से रिलेटेड था, उसमें सम के लिए एक एक्सप्रेशन एक इक्वेशन बना के दे दी गई थी, ए एन ये इक्वेशन बना के दे दी गई ऐसे। तो उसमें हमें सम रख मतलब सम का फॉर्मूला था वो, तो जैसे हम उसमें कोई वैल्यू रखते थे एन के लिए 1 2 3 कुछ भी, तो सम निकलता था। यहाँ पर देखिए ए एन लिखा हुआ है, ए एन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ये कोई सीरीज है, ए एन का मतलब होता है ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू। वहाँ से पिछली वाली जो हमने क्वेश्चन किया उसमें तो जैसे एन का वैल्यू में 3 रखता था, तो उसका मतलब होता था कि 3 टर्म्स तक का सम निकलेगा। यहाँ पर अगर मैं एन का वैल्यू 3 रखूंगा तो यहाँ पे 3 निकलेगा केवल, ये समझ गए आप, कि जो एन का वैल्यू मैं अगर 3 रखता हूँ तो केवल थर्ड टर्म निकलेगा यहाँ पे, ये है इसका मतलब। तो बोल रहा है कि यहाँ पर आपको शो दैट A1 A2 एंड सो ऑन AN फॉर्म एन AP। ये AP फॉर्म करते हैं जहाँ पर AN आपको डिफाइन करके दिया गया। तो जब भी AN है तो N का मतलब आपको 1 2 3 ही रखना है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इसको ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए AN इज इक्वल्स टू है 3 + 4n, तो हम रखेंगे पुट n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो n का वैल्यू 1 रखेंगे आप, तो कितना बनेगा 3 + 4 × 1, तो ये आ जाएगा कितना 3 + 4 1 = 4, तो ये आ गया A1 7। A1 का वैल्यू कितना आ गया 7। A1 का मतलब A ही होता है, तो यानी फर्स्ट टर्म हमारी आ गई कितनी 7। ओके, अब बोल रहा है अब A2 रखिए यहाँ पे, A1 हो गया, अब 2 रखिए n की जगह पे, तो ये हो जाएगा A2 इज इक्वल्स टू 3 + 4 × 2, तो 3 + 4 2 = 8, तो 8 और 3 11, तो A2 का वैल्यू आ गया 11। तो देखिए A2 का मतलब ये सेकंड टर्म है, A1 का मतलब ये फर्स्ट टर्म है, तो पहली टर्म हमारी आ गई कितनी 7, दूसरी टर्म आ गई हमारी 11, और तीसरी टर्म भी निकालते हैं। अब फिर देखते हैं क्या AP बनती है। A3 इज इक्वल्स टू, यहीं पे रखते हैं, A3 इज इक्वल्स टू 3 + 4 × 3, तो 3 + 12 कितना था 12 और 3 15, तो A3 का वैल्यू आ गया 15। अब देखेंगे आप 7 और 4 11, 11 और 4 15, तो पहली 3 टर्म से ही पता चल रहा है कि ये एक AP बन रही है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और इसमें D कितना है, D है इसमें कितना 4, किन्हीं भी दो टर्म का जो डिफरेंस है वो 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो बस अब हमें क्या बोला है, तो जैसे अब हमारी AP बन गई बच्चे, अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे पूछे कि पहली दो टर्म का सम बताइए, कुछ भी वैल्यू पूछे, आपके पास A है, आपके पास D है, अगर वो कोई वैल्यू पूछेगा तो वहाँ पर n का भी कोई वैल्यू देगा, तो उसको हम लगा के यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पर बोल रहा है जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे बोल रहा है कि S12 फाइंड कीजिए, तो S12 का मतलब है कि वो कह रहा है ये जो सीरीज आपने बनाई है इसके लिए 12th टर्म तक का सम फाइंड कीजिए। तो S12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो n है वो 12 है, उसने हमसे पहली 12 टर्म का सम पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d, ये होता है फॉर्मूला। तो क्या करेंगे हम लोग, n का वैल्यू 12 रख देंगे, 12/2, और ट्वाइस ऑफ a कितना है 7 + n कितना है 12 - 1, और d हमारे पास कितना था 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 6, 7 2 = 14 + 11 4 = 44, तो ये आ जाएगा 14 + 44 58, और 8 6 = 48 कैरी 4 6 5 = 30 + 4 34, ये आ गया 348 किसका वैल्यू S12 का, यानी पहली 12 टर्म का सम आ गया 348। तो इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन बनाए कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम सीरीज तो निकाल ही चुके हैं, A हमारे पास है, D हमारे पास है, n के लिए उसने यहाँ पे दे ही दिया था कि S12 निकालना है, मतलब n का वैल्यू 12 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें इस तरह से एक तो an के लिए बन सकता है और एक सम के लिए जो हमने पिछला वाला किया वो बन सकता है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपको एक सीरीज दे दी गई है और उसमें कुछ वैल्यूज जो है वो हटा दी गई है, और आपको जो मिसिंग वैल्यूज हैं यही आपको फाइंड करनी है। ठीक है, इस तरह से देखिए एक सीरीज दी गई है, उसमें देखिए पहला वाला जो बॉक्स है वो खाली है, फिर तीसरा वाला बॉक्स भी खाली है। तो बच्चे आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन को उठाना है। देखिए ये अगर सीरीज है तो ये जो बॉक्स है ये पहली पोजीशन को शो करता है, यानी ये फर्स्ट पोजीशन है।
ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड वाली है और ये फोर्थ वाली पोजीशन है। और ये पोजीशन शो करता है कि ये जो फर्स्ट पोजीशन है वही तो ए का वैल्यू होता है, और ए का वैल्यू मतलब हमारा मिसिंग है, ये हमें फाइंड करना है। और सेकंड पोजीशन जो है, यानी ये A2 का वैल्यू है कितना 13, थर्ड पोजीशन मिस है, और A4 का वैल्यू हमें दे रखा है 3। ठीक है। अब आपको पता है बच्चे, किसी भी टर्म को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो आपको पता है a+n-1 इंटू डी होता है, ए एन का लिए जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ए एन का मतलब ये किसी भी नंबर के लिए टर्म निकालने का फॉर्मूला है। तो जब हम कोई भी नंबर की टर्म निकालते हैं ना, तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो इस तरह से बनता है। जैसे देखिए, यहाँ पर A15 के लिए मैं अगर बोलूँ तो A15 का फॉर्मूला बनेगा a+14d। ए सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 15 - 1 14d हो जाएगा। जैसे मैं A12 बोलूँ तो ये बनेगा a+11d। A13 बोलूँगा तो ये आ जाएगा a+12d। कि मतलब जो टर्म बोला है उसे ठीक एक माइनस कर दीजिए डी के साथ। तो उसी तरह से जो A2 है, A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a+2 - 1 कितना होता है 1, तो 1d इज इक्वल टू 13। और A4 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a+3d इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब बस, अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक ये और एक ये। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3। मैं इससे इसको माइनस करूंगा, माइनस माइनस माइनस, ए से गया, d - 3d हो जाएगा माइनस का 2d, और 13 - 3 हो जाएगा 10। ठीक है। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 5। 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ जाएगा, d का वैल्यू आपका 5 आ गया। अब वो यहाँ रख दीजिए, a+3 इंटू 5 माइनस का इज इक्वल्स टू 3। तो a - 15 इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू 15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 15 और 3 होता है कितना 18। यानी आपको पता चल गया ए कितना है, यानी ए तो फर्स्ट पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो स्पेस था यानी वहाँ पे कितना आना है 18। अब आप इन दोनों की डिफरेंस से भी आपको पता चल रहा होगा कि 18 में से 5 गया तब 13 आता है। दिख रहा है आपको, सीरीज छोटी होती जा रही है तो मतलब घट रही होगी। तो और वैसे भी यहाँ से आपको पता चल रहा है -5 का मतलब कि 5 का जो है वो जो हो रहा है वो 5 यूनिट्स डिक्रीज हो रही है सीरीज, आगे बढ़ते बढ़ते घट रही है सीरीज। तो 13 में से फिर 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो बस दो टर्म हमें फाइंड करनी थी, तो जो ए का वैल्यू हो गया 18 जो हमें पता करना था, और ए 1 2 3 A3 का वैल्यू हो गया हमारे पास कितना 8। ये आ गया हमारा आंसर। ओके। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन, इसको इस तरह से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है जहाँ पे मिसिंग हो वैल्यू, तो आपको केवल वो वैल्यूज को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब करते हैं इसका नेक्स्ट टाइप का कोई क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। आपको 2 डिजिट्स के टोटल नंबर्स बताने हैं जो 3 से डिवाइड होते हो। ठीक है, 2 डिजिट्स में ही रहना है, मतलब आपको रहना 10 से लेकर 99 तक ही है, और टोटल नंबर्स बताने हैं कि कितने होते हैं वो नंबर जो 3 से डिवाइड हो पाते हैं। अब ठीक ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो क्वेश्चन 7 से बोले 3 से बोले, देखिए क्वेश्चन तो पूरा का पूरा वही है, बस 7 की जगह 3 और 3 की जगह 7 हो गया है। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन वही रहेगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है 2019 में, 3 वाला। और ये आ रखा है आपका 2022 में, देखिए बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 2 डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 7। यानी बात जो है वो किसी नंबर के मल्टीपल के लिए ही कर रहा है वो। ठीक है। अब ये देखिए बोल रहा है सम बताना है आपको, पहले 12 2 डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 7, 7 के जो मल्टीपल है, और वो 2 डिजिट के ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 100 से ऊपर चले जाएं, 100 के नीचे नीचे ही रहें, 2 डिजिट्स में ही रहें। 7 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 7 के मल्टीप्लाई में आना चाहिए, टेबल में आना चाहिए 7 के। और पहले 12 नंबर की बात कर रहा है वो। ठीक है। तो देखिए तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बस यहाँ पर आपको n का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए बोल रहा है हाउ मैनी नंबर्स, तो मतलब n का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको सम फाइंड करना है, लेकिन तरीका वही है करने का। ठीक है। तो देखिए जरा फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। देखिए बच्चे, बोल रहे हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो पहले तो हमें इसकी लिमिट बनानी होगी बच्चे, यानी फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा और लास्ट क्या होगा वो हमें बताना है, पहले पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो हमें पता है अगर 2 डिजिट्स बोला है तो 2 डिजिट्स शुरू होती हैं कहाँ से, 10 से, क्योंकि 10 के पहले तो आता है 9, 9 तो सिंगल का होता है। और आखिरी जो 2 डिजिट नंबर जहाँ तक चलते हैं वो चलते हैं 99 तक। अब हमें लिमिट बनानी है, वो बोला डिविजिबल बाय 3, कि 3 से डिवाइड होने चाहिए वो नंबर। तो 3 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 3 के टेबल में आता होगा। जैसे आप देखें 3 के टेबल में आता है 3 1 3, 3 2 6,
3 3 9, 3 4 12। तो जब मैं 1 2 3 ऐसे एक सीरीज बनाऊंगा 7 8 9, तो उसमें यही नंबर तो डिवाइड हो पाएंगे। देखिए 3 डिवाइड हो पाएगा, 4 5 डिवाइड नहीं होंगे 3 से, 1 2 भी नहीं होंगे, 6 डिवाइड होगा, 9 डिवाइड होगा, ये नहीं होंगे। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो वही नंबर है जो टेबल में आते हैं। तो मतलब वो ऐसे नहीं बोल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3 भी बोल सकता था यहाँ पे, ऐसे भी बोल सकता कि हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर विच आर मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे भी बोल सकता था कि जो 3 के मल्टीपल हो 2 डिजिट के नंबर वो बताइए। घुमा के बोल दिया उसने, ऐसे नंबर बताइए जो डिवाइड हो 3 से। तो चाहे वो ऐसे बोले या ऐसे बोले कि मल्टीपल हो 3 के, एक ही बात है, क्योंकि 3 के मल्टीपल भी वही होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे, करना इसी तरीके से हमें। तो बच्चे हमने लिमिट बना दी, जो स्टार्टिंग लिमिट है और एंड लिमिट है। ये बना 10, यहाँ से शुरू होते हैं 2 डिजिट के नंबर, और ये हो गया 99, यहाँ पे खत्म होते हैं। लेकिन 10 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, 3 से डिवाइड होता है 9, लेकिन वो सिंगल डिजिट है। 10 के जस्ट बाद जो डिवाइड होने वाला नंबर है 3 से, वो है 12, 3 4 12। फिर आता है कितना, 3 5 15, फिर 3 6 18। ऐसा करते करते हम देखेंगे कि 3 3 9, 3 3 9, 99 भी 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो मतलब ये हमारी पूरी की पूरी सीरीज तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, उसने पूछा था हाउ मैनी नंबर्स, तो हाउ मैनी नंबर्स मतलब यहाँ पे हमें एन पूछा गया है, और हमें पता है ये ए हमें यहाँ पे से पता चल गया 12 है, और डी हमें पता चल गया कितना, वो तो 3 ही रहेगा भाई। 3 के जो टेबल में आ रहे हैं वो 3 3 के ही गैप में तो होंगे। तो देखिए 18 में से 15 गया 3, 15 में से 12 गया 3, 3 ही आना है डी ने। अब हम क्या करेंगे, हमें उसने बोला कि कितने टोटल नंबर्स होंगे। तो टोटल नंबर्स तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि आखिरी नंबर 99 होगा और उसके शुरू का नंबर 12 होगा। तो बस हम इन वैल्यूज को रख लेंगे, यानी ये जो 99 है ये एल का वैल्यू है, और एल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, वही जो ए एन का होता है, एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल रख देंगे 99, ए हमारे पास है 12 प्लस एन हमें फाइंड करना है, और डी हमारे पास है 3। ये 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 87, 87 प्लस 12 होता है ना 99, और थ्राइस ऑफ एन माइनस वन, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 9 जा 27, एन माइनस वन। तो ये वन इधर जाके प्लस हो जाएगा, 29 प्लस वन इज इक्वल्स टू एन। तो एन का वैल्यू हो गया कितना 30, यानी 12 से लेकर 99 तक 30 ऐसे नंबर हैं जो 3 के टेबल में आते हैं या 3 से डिवाइड होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है 7 वाला भी। ठीक है, तो वहाँ पे आप 3 की जगह पे 7 का मल्टीपल लेंगे, तो पहला जो 7 की जो लिमिट बनेगी वो पहले वाले में क्या बनेगी, 7 7 7 टू 14, 14, और आखिरी कितना बनेगा 14 7 जा 13 7 जा 91, 14 7 जा 98। आखिरी लिमिट बनेगी 98, क्योंकि अभी 2 डिजिट का है, लेकिन नहीं यहाँ पे 3 डिजिट का है। तो 3 डिजिट का है तो मतलब आपको क्या करना है, 2 डिजिट में तो ऐसे चलना है, और 3 में आपको 100 के ऊपर चलना है। तो 13 7 जा 14 7 जा 98, 15 7 जा 105। तो पहला नंबर बन जाएगा 105, और 3 डिजिट का आखिरी नंबर क्या होता है 999। इसको आप चेक करें 7 से डिवाइड होता है तो ठीक, नहीं होता है तो उसके बगल वाला 3 डिजिट का नंबर आखिरी लिमिट हमारा बनेगा। ओके, इस तरह से करेंगे। तो जैसे इसको मैं लिमिट बना देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेंगे खुद से। देखिए 999 को आप डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 वन जा 7, 2 बचेगा, 29, 7 4 जा 28, फिर 1 बचेगा, फिर 9 7 2 जा 14, बचेगा 5 रिमाइंडर। तो 5 रिमाइंडर बचने का मतलब है कि 5 फालतू आ रहा है यहाँ पे, ये नंबर जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 7 से, अगर ये 5 कम होता। तो 99 में से 5 गया तो कितना बचता है 94। तो 994 हमारी आखिरी लिमिट होगी। तो 3 डिजिट के लिए 7 की जो लिमिट होगी, पहला नंबर हो जाएगा हमारा 105, और आखिरी नंबर हो जाएगा हमारा कितना 994, ये। तो बस ए आपको मिल गया और एल आपको मिल गया, वैल्यू रख के आप सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, अब मैं इसका थर्ड पार्ट करता हूँ, जो ये भी पिछली बार ये आ रखा है 2022 में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करता हूँ मैं। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 12 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 7। देखिए वही क्वेश्चन है जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे थे। यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना इसकी, जो 2 डिजिट के लिए हम यहाँ पे लिमिट बना रहे थे 7 की, वही बात है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए बिल्कुल सीधी तरीके से कहा गया है कि 2 डिजिट के नंबर चाहिए और वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। यहाँ पर बात को घुमा फिरा के कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 2 डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 7। तो बात तो वही है कि 2 डिजिट के मल्टीपल होने चाहिए 7 के, और वो पहले 12 होने चाहिए। तो मतलब 2 डिजिट शुरू कहाँ से होती है 10 से, और कहाँ तक जाती है 99 तक। और बोल रहा है कि आपको 7 के मल्टीपल चाहिए, तो 7 का मल्टीपल पहला क्या होगा यहाँ पे
10 के बाद पहला मल्टीपल तो 14 आता है, तो मतलब पहला ए हमारे पास आ गया 14, फिर 14 के बाद 70 14 73 21, फिर ऐसे करते करते हम लोग जाएंगे 98 तक। ठीक है, तो ये आखिरी हो जाएगा हमारे पास नंबर। तो उसने बोला है कि आपको सारे नहीं बताने, उसने बोला पहले 12 बताने, तो यानी एन का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 12। तो एन का वैल्यू हमें पता चल गया, तो बस हम वैल्यू रखेंगे। हमसे पूछा था सम, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कितना है, उसने बोला एन है 12 अपॉन टू, ए कितना है 14 प्लस एन फिर से 12 माइनस वन कितना हो जाएगा 11, और डी तो 7 रहना है क्योंकि 7 का टेबल है तो 7 ही रहेगा। 2 से 6 टाइम्स, 14 2 ज़ा 28 प्लस 11 7 ज़ा 77। ठीक है, ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 77, और 8 होता है 85, और 10 95, और 10 105। ओके, तो ये आ जाएगा 6 5 ज़ा 30, कैरी 3, यहाँ पे 3 एज इट इज आ जाएगा, 6 1 ज़ा 6 630। तो सम ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 7, ये आ गया आपका 630। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे मुझे, फॉर्मेट वही है क्वेश्चन का, बस चेंजेस करने पड़ते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर अलग अलग पेपर में पूछा है तो थोड़ा सा चेंजेस तो करेगा, लैंग्वेज में चेंज करेगा, लेकिन फॉर्मेट में कोई फर्क नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब करते हैं इसका नेक्स्ट टाइप जो बोर्ड एग्जाम्स में आया था। देखिए, ये भी आ रखा है 2022 में, स्टैंडर्ड पेपर में आ रखा है ये क्वेश्चन। बोल रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स। तो फर्स्ट 30 टर्म्स, तो यानी एन का वैल्यू हमें पता चल गया 30 है, ए पी हमें दे दी गई है -30, -24, -18 एंड सो ऑन अप टू, और आपको बोल रहा है 30 टर्म का आपको सम फाइंड करना है, तो यानी हमें एस 30 फाइंड करना है, 30 टर्म का सम, मतलब सम करना है 30 टर्म्स तक, या एस 30 फाइंड करना है। वैल्यूज हमें जो यहाँ पे मिल रही है वो है ए का वैल्यू है -30, डी कैसे निकालते हैं, किसी भी टर्म से उसकी ठीक पिछली टर्म को माइनस कीजिए, 24 माइनस माइनस का 30, यह आ जाएगा -24 माइनस माइनस प्लस, और ये 30, यह आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 30 में से 24 गया तो बचता है 6, डी का वैल्यू हो गया हमारे पास कितना 6। ओके, अब हमें एस 30 फाइंड करना है, तो वैल्यू रखेंगे एस 30 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कितना है हमारे पास, क्वेश्चन में दिया है 30, ए कितना है -30 प्लस 30 माइनस वन 29, और डी कितना था हमारे पास 6 इंटू 6। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 15, 32 जा 60 माइनस का, प्लस 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 2 जा 12 प्लस 5 17, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 इंटू 174 में से 60 गया तो कितना बचता है 114। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 1 जा 15 प्लस 6 होता है 21, कैरी 2, 15 1 जा 15 प्लस 2 17, 1710। समझ गया, तो ये आ गया एस 30। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। वो कह रहा है कि एक ये जो एपी है, इसमें कौन सी वाली टर्म होगी जो उसकी 21st नंबर पे जो टर्म है उससे 120 ज़्यादा है। ठीक है, जैसे मैं आपसे यहाँ पे कहूँ मैं जैसे आपसे कि थर्ड पोजिशन जो टर्म है सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे जो टर्म है उससे ये हो गया आपका कितना 24, तो उससे 24 ज़्यादा कौन से नंबर वाली टर्म होगी। जैसे मैं क्वेश्चन को इस तरह से पूछूं कि दूसरी पोजीशन पे जो टर्म है, दूसरी पोजीशन पे जो टर्म है उससे 24 ज़्यादा जो टर्म होगी, उससे 24 ज़्यादा जो टर्म होगी वो कौन से नंबर पर होगी। तो आपको दिख रहा होगा, देखिए 15 और 24 होता है 39, दिख रहा है आपको। तो ये कौन से नंबर पर आ रही है 1 2 3 4, तो आपने बोल दिया फोर्थ नंबर पर आ रही है। वैसे ही वो बोल रहा है कि कौन से नंबर की टर्म होगी वो वाली जो उसकी 21वीं वाली टर्म से 120 ज़्यादा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले यही टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, सबसे पहले इसी को फाइंड कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम्स में आया था 2019 में, और ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए
केवल इतना सा चेंज कर दिया है कि यहाँ पर 120 मोर था वो जो उन्होंने दिया, और बुक में जो आपके पास है 132 मोर है। बस इतना सा ही फ़र्क आया, यहाँ तक कि सीरीज़ भी नहीं बदली है, देखिए सीरीज़ भी वही है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसा और बनता है, देखिए द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, ठीक है। यही क्वेश्चन है, बस बोलने का तरीका बदल गया इसका। देखिए बोल रहा है 17th पोजीशन पे जो टर्म है एपी की, वो उसकी 10th पोजीशन वाली टर्म से 7 ज़्यादा है। अब यही तो यहाँ पे कह रहा था कि 120 ज़्यादा कौन सी वाली टर्म होगी, यहाँ पे दोनों टर्म बता दिया आपको। यहाँ पे तो पूछ रहा था कि कौन सी वाली टर्म होगी जो उससे 120 ज़्यादा है, यहाँ पे खुद ही बता रहा है कि 7 ज़्यादा जो टर्म है वो 17th पोजीशन पर है 10th पोजीशन वाली टर्म से, तो आपको डी बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये एक ही तरह के हैं, करना एक ही तरीके से इनको। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। देखिए बोल रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी, तो यहाँ से हमें मिल गया ए का वैल्यू कितना 3, और विच टर्म बोला है तो मतलब टर्म का नंबर बोला है, एन निकालना है, और डी हमें पता चल गया कितना 15 में से 3 गया 12, ठीक है। और बोल रहा है सबसे पहले आपको 21st टर्म निकालनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वही टर्म निकालिए जो उसने यहाँ पे दी है। तो 21st टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था a प्लस 20d, ठीक है। और a प्लस 20d वैल्यू रखेंगे, a कितना है 3, 20 और d कितना है 12, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 12 टू ज़ा 24 240, और ये आ जाएगा 243, यानी 21st पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू तो है 243 243, ठीक है। और वो कह रहा था कि 21st वाली जो टर्म है उससे 120 ज़्यादा कौन सी टर्म होगी, तो इसमें हम अगर हम 120 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 243, और उसमें 100 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 343, और फिर 20 और ऐड कीजिए तो 363, 363। वो बोल रहा है ये जो टर्म है ये कोई टर्म है इस एपी की, ये कंफर्म है। उसने बोला ये जो टर्म है ये कौन से नंबर पर होगी, मतलब इसके लिए अब हमें एन का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये टर्म का वैल्यू तो ये ए एन होगा। तो ए एन हमारे पास कितना आ गया 363। उसने कहा ना ये कौन सी टर्म होगी, कौन से नंबर की टर्म होगी, तो यहाँ पर हमें एन नहीं पता, और ए और डी तो यही रहेगा क्योंकि बात तो उसी सीरीज की हो रही है ना। तो वैल्यू रखेंगे हम, ए एन का क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमें दे दिया है 363। ए कितना है 3, एन हमें फाइंड करना है, और डी हमारे पास है कितना 12, 363। तो n माइनस 1 इंटू 12, और 3 को उधर ले जाएंगे वो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 360, 12 3 ज़ा 36, 12 0 0, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 30, तो n इज इक्वल्स टू 30 प्लस 1 31, यानी वो 31वें नंबर की टर्म है जिसको वो पूछ रहा था, जिसके बारे में पूछ रहा था वो 31वें नंबर की टर्म है, ठीक है, जो 21वें नंबर की टर्म से 120 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और थर्ड भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है, वो बोल रहा था 17th टर्म ऑफ एन एपी। अब 17th टर्म बोला है तो आपको पता है 17th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 16d। फिर बोला 10th टर्म, तो 10th टर्म हो गया हमारे पास कितना a प्लस 9d, ठीक है। बोल रहा है जो 10th टर्म है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, वो उसकी 10th पोजीशन की जो टर्म है उससे बड़ी है, कितनी बड़ी है 7 बड़ी है, समझ गए आप। यानी ये जो टर्म है 17वें नंबर की, ये इस 10वें नंबर की टर्म से ना 7 ज्यादा है, मतलब ये 7वें नंबर की टर्म आ गई और ये 10वें नंबर की टर्म आ गई। वो बोल रहा है ये बड़ा है, कितना 7 बड़ा है। तो अगर मुझे बीच में इक्वल का साइन लगाना हो और दोनों को इक्वल करना हो, आप देखिए मैं आपसे ये कहूँ ये 10 है और ये 17 है, तो बीच में इक्वल का साइन तो लग ही नहीं सकता। तो अगर इक्वल लगा दिया तो बराबर करना पड़ेगा, तो जो छोटा है उसको उतना ही उसमें जोड़ना पड़ेगा, उतना ही ऐड करना पड़ेगा जितना वो छोटा था। तो ये 17th क्वेश्चन की टर्म तो पहले ही बड़ी है, कितनी 7 यूनिट्स, ये 7 यूनिट्स छोटी है। तो अगर हमने इक्वल का साइन लगा दिया तो इसको 7 यूनिट देना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होंगे दोनों। तो मैंने वो 7 इधर ऐड कर दिया, ए से ए गया तो कितना आ जाएगा 16d माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7, तो 16 में से 9 गया तो कितना आता है 7d इज इक्वल्स टू 7, तो d का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना 1, d 1 आ गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, हमें a का भी वैल्यू मिल जाएगा, क्या है देखिए यहाँ पे रख देंगे, कितना आ जाएगा a प्लस 16d, ठीक है, नहीं हमसे केवल वो पूछा था बच्चे a का नहीं, हमें केवल d का वैल्यू पूछा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो बस कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होने, और
फॉर्मेट सबका इन सबका ये एक ही जैसा है, ठीक है? देख रहे होंगे आप। तो बोलने का तरीका बदल दिया इस क्वेश्चन में उसने, लेकिन बात वो यही कह रहा है जो इन बाकी दोनों क्वेश्चंस में कह रहा था, ठीक है? अब करते हैं इसका नेक्स्ट टाइप, ठीक है? अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, और एपी आपको दे दी गई है। क्वेश्चन कह रहा है आपको चेक करना है कि ये जो -150 है, क्या ये इस एपी का हिस्सा है? यानी इस एपी को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, तो क्या किसी जगह पर -150 आएगा? ये आपको फाइंड करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? देखेंगे, हम मान के चलते हैं कि ये इसमें एपी में इस एपी में आएगा। जैसे मान लीजिए इसको मैं आगे बढ़ाऊँ, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 11 में से 3 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 3 गया 2। तो ऐसा करते-करते जब मैं आगे बढ़ाऊँ तो किसी जगह पर 150 आएगा, ऐसा तो वो हमसे पूछ रहा है। तो हम मान के चल रहे हैं कि यस ये आएगा। हम बोल रहे हैं लेट -150 इज़ अ टर्म ऑफ एन एपी, और एपी का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे एक एपी दे रखी है 11, 8, 5, 2, ठीक है? तो अगर ये किसी टर्म का वैल्यू है, तो हमें फिर फाइंड करना है कि वो n क्या होगा, यानी वो कौन सा नंबर का टर्म होगा। तो मतलब ए एन हमें फाइंड है, ए एन हमें पता है, वो हमने फाइंड करा हुआ है 150 माइनस में, और एन हमें निकालना है, और ए हमें गिवन है 11, डी हमें दिया है कितना, 8 में से 11 गया तो माइनस का 3। देख रहे होंगे आप घट भी रही है सीरीज, तो उससे भी पता लगा सकते हैं आप। तो बस वैल्यू रख लेते हैं हम, ए एन इज इक्वल्स टू होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। -150 इज इक्वल्स टू ए 11, एन माइनस वन, और डी हमारे पास कितना आया माइनस का 3। -150 -11 इज इक्वल्स टू -3 टाइम्स ऑफ एन माइनस वन। तो 150 और 11 कितना होता है, माइनस का 161, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 161 आ जाएगा, और -3 टाइम्स ऑफ एन माइनस वन, माइनस से तो माइनस गया, 161 इज इक्वल्स टू 3n माइनस 3, ब्रैकेट ओपन होगा, ये 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 161 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एन। तो 161 प्लस 3 164 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एन। अब n का वैल्यू निकालेंगे तो 164 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 3 5 15, 15। उसके बाद कितना आएगा, 1 बचेगा, 3 4 12, फिर 2 बचेगा, ये हो गया। तो n का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 54, 2/3 ये आ गया। अब जरा देखिए बच्चों, अगर हम कोई एपी बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये एक एपी है, या इसी को ले लेते हैं हम लोग, इसी एपी को ले लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ये, ठीक है, ये देखिए इस एपी को मैंने ले लिया। जब आप बोलेंगे कि इसमें पहला टर्म क्या है, तो आपने क्या नंबर बोला, पहला टर्म यानी कि 1 बोला आपने, फिर आपने बोला दूसरा टर्म यानी आपने 2 बोला, फिर आपने बोला तीसरा टर्म यानी कि 3 4। क्या आपने कहीं पर भी 2.5 वाली टर्म बोली है, क्या आपने ऐसे बोला 2.5 वाली टर्म, नहीं बोला, क्योंकि जो टर्म का वैल्यू होगा वो तो एग्जैक्ट एक नंबर होगा ना, नेचुरल नंबर जैसे होता है 2 3 4 5। जैसे आप अपनी क्लास में बच्चे काउंट करें तो आप ऐसे तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे काउंट तो नहीं करेंगे 17.5, ऐसा तो नहीं बोलेंगे आपके 17.5 क्वेश्चन पे कौन आ रखा है, नहीं। तो ये जो नंबर यहाँ पर आ रहा है, ये तो एक एग्जैक्ट एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है ना, डेसिमल में आ रही है वैल्यू। तो देख रहे होंगे आप 54.2/3, एक एग्जैक्ट नंबर आ जाता, जैसे मान लीजिए 54 आ जाता, तो हम बोलते हैं कि हाँ 54 नंबर आ रहा है, यानी एन का वैल्यू 54 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 150, ये 55वें नंबर पे होगा। लेकिन 54 2/3 का मतलब है कि ये 54 और 55 जो टर्म होगी उसके बीच में कहीं होगा, क्योंकि 54 से ज़्यादा है 55 से कम है, और 54 और 55 के बीच में तो कोई टर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि 54 के जस्ट बाद तो 55 वाला टर्म आना है, बीच में डेसिमल वाला कोई टर्म होता ही नहीं। तो हम यहाँ से हम बताएंगे इस बात को कि ये है इसका रीज़न कि जो n का वैल्यू है वो डेसिमल में आ रहा है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए सो दैट -150 इज नॉट अ टर्म of this AP, because we find the value of n as a fraction, या value of, या we find value of n as a fraction, या we find fractional value of n, हम बोल सकते हैं we find fractional value of n which is not possible, fractional value of n which is not
पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी वैल्यू हो ही नहीं सकती, फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकती। जैसे 2/3 आप बोल दो, 2/3 कौन सी टर्म होगी, हो ही नहीं सकती, है ना। तो ठीक है, ये भी होगा क्वेश्चन। अब करते हैं इसका नेक्स्ट टाइप। ठीक है, देखते बच्चों क्वेश्चन पूरा। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ये आपको स्पाइरल दिख रहा होगा, जैसे आपने ये भी देखा होगा, स्पाइरल नोटबुक कहते हैं जिसको, ये ऐसे गोल गोल घूमते हुए बोल रहा है। सेमी सर्कल से बना है विद सेंटर ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर ए, स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है यहाँ पर देखिए, ये एक स्पाइरल बच्चे कुछ इस तरह से बन रहा है। इसको अगर आप एक हल्का सा ओवरव्यू लें इसका, तो ये इस तरह से बन रहा है ये। और ये जो स्पाइरल है ये लगातार बड़े होते जा रहे हैं। जैसे आपने ये वाली देखी, ये नोटबुक देखी, इसमें स्पाइरल का जो साइज है, जो जो गोला है, ये सब एक जैसे हैं। आपको दिख रहा होगा, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब एक जैसे। लेकिन यहाँ पे जो स्पाइरल है ये लगातार बड़ा होता जा रहा है। दिख रहा है आपको कि पहला वाला जो सेमी सर्कल है, और ये सारे सेमी सर्कल से बने हैं, मतलब ये कुछ इस तरह देखिए। पहला ये आधा सर्कल लिया, ये छोटा लिया, फिर दूसरा आधा सर्कल लिया, ये थोड़ा बड़ा लिया उससे, ठीक है। और फिर जो तीसरा आधा सर्कल लिया, ये इन सबसे बड़ा लिया। तो इस तरह से ना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको एक तार बोल दीजिए या कोई धागा बोल दीजिए, इस तरह से रखा गया कि ये स्पाइरल तो बन रहा है, लेकिन इन बड़े बड़े स्पाइरल बन रहे हैं, लगातार उनके लेंथ बढ़ते जा रहे हैं। और जो पहला वाला बोल रहा है वो है 0.5 सेंटीमीटर रेडियाई का, मतलब ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ से यहाँ इस गोले की, ये जो पहला वाला हमने छोटा सा सेमी सर्कल बनाया है, इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 0.5 है, ठीक है। फिर बोल रहा है अगले वाले का 1 सेंटीमीटर है। फिर जो अगला वाला आपको दिख रहा है गोला, इस छोटे के बाद आपको ये बड़ा वाला गोला जो दिख रहा होगा, इसका जो रेडियस है 1.5 है, सॉरी 1 है। फिर जो इसके बाद आपको ये बड़ा गोला दिख रहा है, इसका है 1.5। फिर ये जो बड़ा गोला दिख रहा है, इसका है 2। तो आप देख रहे होंगे आधे आधे सेंटीमीटर का जो है 0.5 सेंटीमीटर का इंक्रीज हो रहा है। देखिए हर रेडियस में सारे रेडियस जो है वो 0.5 इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। ऐसे ये जो सेमी सर्कल्स है ये हमने कहाँ तक बनाने हैं, 13 तक बनाने हैं। तो जैसे ही आपको ये 13 एक नंबर दिया गया है कि 13 तक बनाना है, इसका मतलब वो एन का वैल्यू ही होगा। 13 स्पाइरल मतलब नंबर ऑफ स्पाइरल्स दे दिया, तो नंबर ऑफ स्पाइरल्स मतलब एन को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपको बताना क्या है असल में, आपको पूरी लेंथ बतानी है, व्हाट इज द टोटल लेंथ, ठीक है। अब अच्छा, मैंने कई बार देखा है इस क्वेश्चन को करते हुए, बच्चे क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि ये जो उन्होंने देखा ये 0.5 यहाँ पे उन्होंने फिगर बनाया और उसको यहाँ पे रख भी दिया, शो भी कर दिया। तो वो क्या करते हैं 0.5 को फिर 1 में ऐड कर देते हैं, फिर 1.5 ऐड कर देते हैं, फिर 2 ऐड कर देते हैं। इस तरह से 30 तक ऐड करते हुए जाते हैं और फिर उसको ऐड करके टोटल लेंथ बता दें। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर आप 0.5 ऐड करते हैं तो आप तो ये बाउंड्री ऐड कर रहे हैं ना, स्पाइरल तो यहाँ पर मौजूद है, ये देखिए ये है स्पाइरल। तो आपको ये ऐड नहीं करना है 1.5, आपको सर्कल का वो हिस्सा फाइंड करना है जो स्पाइरल बना रहा है, और वो है इसका सरकमफेरेंस। देख रहे हैं आप, ये सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, तो इस गोले का आधा गोला ही तो है ये सरकमफेरेंस का आधा ही तो है। तो आपको क्या करना है, 13 तक सारे जो स्पाइरल हैं उनका सरकमफेरेंस फाइंड करना है, फिर उससे एक एपी बनेगी, फिर उस एपी का आपको सम निकालना है। समझ गए आप भाई। ये असल में ये पूरा का पूरा, अगर मैं स्पाइरल की बात करूँ तो ये पेरीमीटर ही तो है, बाउंड्री है, मतलब पेरीमीटर ही तो है। तो ये पेरीमीटर सर्कल के हिस्सों से ही तो बन रहा है, और सर्कल का हिस्सा बोले तो सरकमफ्रेंस का आधा, ये सेमी सर्कल है तो सरकमफ्रेंस का भी आधा होगा। तो हमें असल में क्या करना है, सभी सर्कल्स के लिए सरकमफ्रेंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमें पता है जो फर्स्ट सर्कल है, तो उसके लिए रेडियस कितना है, R1 कितना है 0.5, 0.5 से शुरू हो रहा है वो। फिर उसके बाद R2 का वैल्यू कितना है, वो इसमें 0.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 सेंटीमीटर है। R3 का वैल्यू कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। R4 का वैल्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो आपको हर एक सर्कल के लिए क्या निकालना है, सेमी सर्कल के लिए सरकमफेरेंस निकालना है। तो हम निकालेंगे, ये उसे पेरीमीटर बोल लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल 1, यानी फर्स्ट जो ये वाला है, जो पहला वाला जो सेमी सर्कल है उसके लिए मैं पेरीमीटर निकाल रहा हूँ। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ये तो सर्कल के लिए होता है, तो सेमी सर्कल का मतलब उसे आधा करना है, तो ये कितना बनेगा πr, ठीक है। अब इसी तरह से पाई आर है और आर की जगह हमने ये रखना है, तो πr1 लगा देते हैं। फिर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल सेकंड पोजीशन पे जो है उसके लिए क्या बनेगा, 2πr, और R1 हम ले चुके थे तो R2 लेना है अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बना πr2।
ठीक है। इसी तरह से जब मैं थर्ड वाली पोजीशन पे जो सेमी सर्कल है उसको रखूँगा, तो उसका रिज़ल्ट बनेगा पाई आर 3। आपको पैटर्न पता चल ही गया होगा। तो ये तो उन सेमी सर्कल के लिए पर्टिकुलर उनकी बाउंड्री की लेंथ आ गई। हमें तो ये पूरी लेंथ चाहिए 13 तक। तो ये असल में हमें ऐड करने पड़ेंगे तभी तो लेंथ आई है पूरी। तो इसका मतलब ये हो क्या रहा है? ये पाई आर 1 के साथ पाई आर 2 को फिर पाई आर 3 को ऐसा करते करते हम पाई आर 13 तक ऐड करेंगे। तो जो सम आएगा हमारे पास, सम ऑफ 13 सेमी सर्कल्स, वो इन सबको ऐड करने पर आएगा। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे बच्चे इसमें से पाई तो क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो पाई को हम क्या कर लेते हैं? बाहर ले लेते हैं कॉमन। और आर वन कितना था हमारे पास? 0.5। फिर आर टू कितना था? 1। फिर आर थ्री कितना था? 1.5 एंड सो ऑन। आपको सारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको 13 तक जाना है। अब 13 के लिए कैसे आएगा देखिए। अब करने के लिए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए। अब आप यहाँ से 13 जो पोजीशन पे जो सेमी सर्कल आएगा उसके लिए भी आर निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, आप देख रहे होंगे बच्चे, ये 0.5 का तो गैप है इसमें, तो मतलब ये एक तरह से 0.5 का टेबल चल रहा है। देखिए 0.5 वन ज़ा 0.5, 0.5 टू ज़ा होता है कितना? 1। मतलब आधा और आधा को आप मिला देंगे तो 1 बनेगा ना। और फिर 0.5 इंटू 3 कितना होता है? 3 5 ज़ा 15, 1.5। तो इसी तरह से 13 पोजीशन पे क्या होगा? 13 इंटू 0.5, 13 5 ज़ा 65, तो 6.5 आएगा। ये आर 13 का वैल्यू हो गया। अब उसने हमें दिया भी है क्वेश्चन में 22.7 रखिए पाई का वैल्यू 22.7। और अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि एक ए पी बन रही है। देखिए बन रही है कि नहीं? आधे आधे का फर्क है सब में। तो ए हमारे पास यहाँ से आ गया 0.5, डी हमारे पास आ गया कितना? वो भी 0.5, और एन का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना? 13। तो ये भी निकालने की जरूरत हमें नहीं थी वैसे। तो 0.5 ए, और हमें सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमने जब आखिरी निकाल ही दिया है तो हम फिर फॉर्मूला लगाते हैं क्या? एन बाई टू ए प्लस एल, ये रख देते हैं। जब हमने आखिरी टर्म निकाल ही दिया है तो ए प्लस एल रख देते हैं। तो ए कितना है? 0.5, और प्लस एल कितना है? 6.5। ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7। तो 6.5 और आधा कितना हो गया? 7। 7 से 7 कैंसिल हुआ, ये आ गया 22 सेंटीमीटर। यानी ये जो 13 सेमी सर्कल थे, 13 सेमी सर्कल से जो स्पायरल बन रहा था, उसका जो कुल लेंथ आएगा वो कितना आएगा? 22 सेंटीमीटर। बच्चे एक चीज हमने यहाँ पे मिस कर दी, देखिए n/2 हमने मिस कर दिया। देखिए यहाँ पे हमने n/2 नहीं रखा है ना। तो n/2 का मतलब n कितना था हमारे पास? इसको, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको सही करेंगे हम लोग। ये पाई तो एज इट इज रहेगा, तो ये आ जाएगा 22/7। और n/2, n कितना था? 13/2। और अंदर वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी? n/2 a प्लस एल। अंदर तो 7 ही आया था। ठीक है, याद होगा आपको। इसको यहाँ पे करते हैं, देखिए कितना आया था यहाँ पे? 22/7 और n/2। n कितना था? टोटल हमें 13 सेमी सर्कल्स निकालने थे। और a कितना था? और a प्लस एल करके कितना आया था हमारे पास? 7। ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना? 7 से 7 कैंसिल, और 2 से 11 टाइम्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा 13 1 13, 13 1 13 प्लस 1 हो गया 14। यानी आ रहा है कितना? 143 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे हल्का सा मिसिंग हो गया था। हमने यहाँ पे इसको पाई को तो रख लिया पर n/2 को नहीं रखा। फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस एल। ठीक है। तो इसका जो टोटल लेंथ आएगा वो आएगा 143 सेंटीमीटर। ओके। तो ये हो गया हमारा ये स्पाइरल वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं बच्चों इसका एक, क्या है? कह रहा है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लकड़ी के गट्ठे हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो लकड़ी हम जो लकड़ी पेड़ काटते हैं जब, तो उसमें से जो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं ना, उनको लॉग्स कहते हैं। जो पेड़ काटते हैं हम लोग, तो पेड़ के वो जो लट्ठे होते हैं उनको कहते हैं हम लोग क्या? लॉग। तो बोल रहा है ऐसे ही कितने लॉग्स हैं टोटल? 200 लॉग्स हैं। ठीक है। और वो इस तरह से रखे गए हैं कि सबसे जो बॉटम रो है उस पर रखे गए हैं 20, उसके ठीक ऊपर रखे गए 19, उसके ठीक ऊपर रखे गए 18। इस तरह से रखे गए। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। बोल रही जो आपने लेवल बनाया, एक लेवल उस पर 20 रखे, दूसरे लेवल पे 19, तीसरे पे 18, ऐसे आप कब तक चलते रहेंगे? किस लेवल तक हम जाएं कि जहाँ पे 200 लॉक्स जो हैं पूरे के पूरे खत्म हो जाए हमारे? ठीक है। यानी 200 लॉक्स लगाने के लिए टोटल कितने लेवल्स हमें लगाने पड़ेंगे? और हर लेवल पे पिछले लेवल से एक लॉग कम है। अगर हम ऊपर की तरफ जाएं, नीचे की तरफ आने पर एक बढ़ जाता है। ठीक है।
समझ गए आप? ऊपर की तरफ जाने पे घट रहा है ना, जैसे सबसे नीचे है 20, उसके ऊपर है क्या 19, तो ऊपर की तरफ अगर आप देखें, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा एक-एक लॉग कम हो रहा है, ठीक है? और बोलता है कि कितने रोज़ हैं, ये तो बोलता है, साथ में बोलता है जो सबसे ऊपर वाला रो है उसमें कितने लकड़ी के लट्ठे होंगे, कितने लॉग्स ऊपर वाले में होंगे। समझ गए आप? जैसे इसमें 20 है सबसे नीचे वाले में, सबसे ऊपर वाले में कितने होंगे, ओके? तो बच्चे, हमें नहीं पता कि सबसे ऊपर वाले में कितना रखा हुआ है, कितना लॉग रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ से ना आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि AP बन रही है, देखिए। अगर पहले वाले में कुछ भी हो तो उसको हम A मान लेते हैं। उसके बाद देखिए आप 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, तो मतलब ये D जो होगा यहाँ पर, ये 1 दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं? देखिए 19 + 1 20, 18 + 1 19, तो D का वैल्यू हमें पता चल रहा है। और 200 लॉग्स जो हैं, इसका मतलब हमें SN का वैल्यू भी पता है कि जो टोटल सम है वो तो 200 ही है, ठीक है? और एक उसने बोला कि आखिरी वाला जो पोजीशन है L, यानी जो उसने आखिरी वाले जो लेवल पे 20 लॉग बोला है, यानी आखिरी लेवल का वैल्यू कितना है 20, तो वो L का वैल्यू होता है, ठीक है? तो बस अब हमें क्या करना है, वैल्यू रख देना है, जो भी हमें यहाँ पे दिख रही हैं वैल्यूज जिसके हम फॉर्मूलेज बना सकते हैं, उसमें हम वैल्यू रखते हैं। तो एक तो हम SN हम बना सकते हैं, देखिए SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 × D, एक ये बना सकते हैं। और एक L का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, A प्लस N-1 × D। L का वैल्यू कितना है 20, A हमें पता नहीं है, N हमें पता नहीं है, और D हमें पता है कितना है, वो 1 है। तो 20 प्लस A प्लस N-1, ठीक है? ये 1 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 20 + 1 21, और ये हो जाएगा A प्लस N। तो A प्लस N का वैल्यू हमारा कितना आ गया 21, ठीक है? अब उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। SN हमें पता था कितना है 200, N/2 ये हमें नहीं पता था, 2A प्लस N-1 × D, D हमें पता है 1, ठीक है? 200 2 सा हो जाएगा हमारे पास 400, और 2A प्लस N-1 कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू N, और ये हो जाएगा 2A को बच्चे हम लिख लेंगे A प्लस A। इससे हमें एक हेल्प मिल जाएगी, क्या कि यहाँ पे जो A प्लस N आ रहा है उसकी जगह पे मैं 21 रख सकता हूँ। तो 400 इज इक्वल्स टू N इज इक्वल्स टू A प्लस 21 माइनस 1, ठीक है? अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये 400 इज इक्वल्स टू N इंटू A प्लस 20, दिख रहा है आपको? 21 माइनस 1 कितना होता है 20। 400 इज इक्वल्स टू N। अब A की जगह बचे आप यहाँ से ना वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, देखिए A की जगह रख दीजिए आप कितना 21 माइनस N प्लस 20, ओके? तो ये हो जाएगा कितना 400 इज इक्वल्स टू N, 21 प्लस 20 कितना होता है 41 माइनस का N, ये N ब्रैकेट के अंदर जाएगा 41N माइनस N स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, N स्क्वायर को इधर लेके आइए, प्लस हो जाएगा, 41 इधर आके माइनस हो जाएगा, और प्लस का 400 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? अब क्वाड्रेटिक बन गई तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करिए। 400 के ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 400 आ जाए और प्लस करने पर 41 आ जाए, ठीक है? तो वो होता है बच्चे 25 × 16। कैसे निकालेंगे, ये इस तरह से निकाला हमने, 2 से 200 टाइम्स, 2 से 100 टाइम्स, 2 से 50 टाइम्स, 2 से 25 टाइम्स। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 इंटू 25, 400 होता है, 16 प्लस 25 41 होता है। N स्क्वायर माइनस 25N माइनस 16N प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। N कॉमन लेंगे, N माइनस 25 माइनस 16 कॉमन लेंगे, N माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। N माइनस 25 आ जाएगा कॉमन, N माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे तो बच्चे N का वैल्यू इस तरफ आएगा 25, और एक N का वैल्यू आएगा 16। अब इनमें से कौन सा वैल्यू ट्रू है वो हम वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। N का वैल्यू दोनों बार देखिए तो यार है 21 इज इक्वल्स टू A प्लस N, तो N मैं एक बार रख रहा हूँ कितना 25, तो 21 इज इक्वल्स टू A प्लस 25, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 21 माइनस 25 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू माइनस का 4। अब आप बताइए A का वैल्यू -4 आ सकता है क्या? यानी सबसे टॉप मोस्ट जो रो है, क्या उसमें -4 लेटर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि वो काउंटिंग तो पॉजिटिव में ही होनी है भाई। जो भी उसमें लॉग्स रखे होंगे या तो वो 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, माइनस तो नहीं हो सकते। इसका मतलब A जो N इज इक्वल टू 25 था उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, और N इज इक्वल टू 16 जो वैल्यू है वो बिल्कुल सही है, ठीक है? अब बच्चे N अगर 16 है, इसका मतलब टोटल रोज कितनी है हमारे पास 16 है। अब हमें आखिरी जो टर्म है उसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूँ तो देखिए N अगर 16 आ चुका है तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए N का,
16 वाला ए का वैल्यू आ जाएगा। तो 21 इज इक्वल्स टू ए प्लस 16, तो 21 माइनस 16 इज इक्वल्स टू ए। तो 21 में से 16 गया तो कितना बचता है 5, ये आ गया ए का वैल्यू। तो यानी जो सबसे पहला वाला जो इसका रो होगा इस लकड़ी के गट्ठर का, सबसे पहला वाला, जैसे ऐसे ढेर बनाएंगे ना ऐसे करके, एक ढेर दूसरा ढेर, फिर ऐसा करते करते टोटल तो 16 ढेर बनेंगे, और 16वें ढेर में जो सबसे ऊपर होगा वो होंगे 5 लॉग्स। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लगभग लगभग कंप्लीट जो चैप्टर था उसका हमने एक तो ओवरव्यू कर लिया पूरे पूरे चैप्टर का, और जो क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के वो, और जो संभावना है क्वेश्चन की इस बार आने की, वो क्वेश्चन भी हमने इसमें कर लिए। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप सही ढंग से। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक नए चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ओके, थैंक यू।